हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हम क्लास 8 का क्यूरियोसिटी का चैप्टर फर्स्ट हिंदी में पढ़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में या ओल्ड जो एनसीईआरटी साइंस बुक देखनी है तो आप हमारे यहाँ पर इस वीडियो के या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे जहां पर आपको अदर क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी। ये चैप्टर हम इंग्लिश मीडियम में भी ट्रांसलेट कर चुके हैं, यानी कि जो हमारी इंग्लिश की क्यूरियोसिटी बुक है उसका भी हम हिंदी में ट्रांसलेट कर चुके हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना हो तो आप उसमें देख सकते हो। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा। ठीक है, अगर आपके इंग्लिश मीडियम बुक है तब भी अगर आप इस वीडियो को हिंदी में ध्यान से सुनते हो तब भी आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो खोजबीन और विचार करें। तो प्रिय युवा वैज्ञानिकों, आपका पुनः स्वागत है। प्रत्येक अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर आपको प्रश्नों का एक सेट पढ़ने को मिलेगा। ये प्रश्न किसी परीक्षा के लिए नहीं अपितु विज्ञान के संसार को जानने की आपकी जिज्ञासा को जगाने के लिए विशिष्ट आमंत्रण है। पूरी की एक परत पतली और दूसरी मोटी क्यों होती है? क्या संसार के सभी समुद्र तटों एवं रेगिस्तानों में विद्यमान कुल रेत के कण अधिक हैं, अथवा हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या अधिक है? कक्षा 6 से ही हम अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की अविश्वसनीय विविधता का अवलोकन करते आ रहे हैं। विभिन्न आकारों की पत्तियों से लेकर अनेक प्रकार के कीटों तक प्रकृति ने इतनी व्यापक विविधता की रचना क्यों की है? क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके संसार के विषय में जिज्ञासु बनाता है? आगे दिए गए स्थान में लिखिए। पाठ्य पुस्तक के साथ विज्ञान के संसार में हमारी यात्रा कक्षा 8 में भी अनवरत है। हमें आशा है कि आप रोमांस और अन्वेषण की उस भावना से प्रेरित होते रहेंगे जिससे अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है। कक्षा 6 में हमने आसपास के संसार के संबंध में क्यों और कैसे जैसे सरल प्रश्नों के माध्यम से जाना एवं खोजा कि किस प्रकार विज्ञान का आरंभ आश्चर्य के भाव से होता है। कक्षा 7 में हम सीख चुके हैं कि विज्ञान सतत रूप से विकासशील है, जिसमें प्रत्येक उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता है और किस प्रकार अधिक गहनता से खोज करने पर हमारे विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है। अब कक्षा 8 में हम एकदम आगे कदम बढ़कर विज्ञान के अन्वेषी संसार में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ विस्मय की भावना और विकास मिलकर विज्ञान की कार्य प्रणाली का मूल आधार बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि आप मात्र नए तथ्यों को जानें, अपितु हमारी अभिलाषा है कि आप नए तथ्यों को खोजना भी सीखें। विज्ञान में अन्वेषण का अर्थ मात्र किसी विषय को जानना ही नहीं अपितु उस विषय में सरल प्रश्नों को पूछना भी है। अब आप विषय आधारित प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सरल प्रयोगों की अभिकल्पना करके अपने अवलोकनों का उपयोग अपनी समझ को उत्कृष्ट बनाने में कर सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से हम यह सीखेंगे कि हम जो देखते हैं उसका ध्यान पूर्वक अवलोकन करने, विचार पूर्वक प्रयोग करने एवं अपने अवलोकों की स्पष्ट व्याख्या करने हेतु किस प्रकार प्रथम सोपान के रूप में हम प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप में से प्रत्येक व्यक्ति न केवल शिक्षार्थी बनेगा अपितु अन्वेषक एवं युवा वैज्ञानिक भी बनेगा, जो वास्तविक संसार की पहेलियों को सुलझाएगा। ये प्रश्न दैनिक जीवन के प्रश्नों जैसे कि आटा क्यों फूलता है से लेकर पृथ्वी के बड़े रहस्यों और इससे भी आगे जैसे क्या भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है तक हो सकते हैं। हमें आशा है कि आप जैसे जैसे आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ प्रत्येक पृष्ठ पलटेंगे वैसे वैसे आप पुनः पृष्ठ संख्याओं की रुचि अभिकल्पना पर ध्यान अवश्य देंगे। बाएं पृष्ठों पर नीचे की ओर आपको जड़ का एक चित्र दिखाई देगा, जो ज्ञान के उस गहरे एवं ठोस आधार का प्रतीक है जो हमें अपने पर्यावरण, परंपराओं एवं आपकी संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर से जोड़े रखता है। दाएं पृष्ठ पर
ऊपरी कोने में आपको एक पतंग आकाश में ऊंची उड़ान भरती दिखाई देगी, जो हमें स्मरण कराती है कि यदि हमें अज्ञात की खोज करनी है तो हमारी जिज्ञासा को उड़ान भरनी होगी। जड़ एवं पतंग रूपी दोनों प्रतीक आपको यथार्थ अवलोकनों के ठोस धरातल पर टिके रहने के साथ साथ आपके विचारों को नए क्षतिज क्षतिजों की ओर उड़ान भरने में सक्षम बनाएंगे। स्मरण रहे कि विज्ञान में अन्वेषण केवल तभी कार्य करता है जब आप सावधानी पूर्वक किए गए अवलोकनों के ठोस आधार को संतृप्त सृजनात्मक सोच के साथ संतुलित रखते हैं। आप पृष्ठ के नीचे कुछ प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स भी देखेंगे। इसमें कुछ छिपे हुए वैज्ञानिक विचार भी है, परंतु आप चिंता न करें, यह मुख्य रूप से पृष्ठ को अधिक रुचिकर बनाने के लिए है। आइए अब हम इस वर्ष की अपनी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर एक दृष्टि डालें और देखें कि सदृढ़ आधार पर अवलंबित और उच्च विचारों द्वारा प्रेरित हमारी जिज्ञासा हमें कहाँ ले जा सकती है। हमारा रोमांच खोज अभियान इस वर्ष हमें अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर ऐसी ग्रह व्यापक चुनौतियों तक ले जाएगा जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। हम जल की एक बूंद जितनी छोटी वस्तु की जांच से अपनी खोज आरंभ करेंगे और उन सूक्ष्म जीवों के एक छिपे हुए संसार को उजागर करेंगे जो अदृश्य तो है परंतु वे हमें गहन रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म अदृश्य सहायक हैं जो भोजन को पचाने में एवं औषधि निर्माण में हमारी सहायता करते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक हो सकते हैं एवं संक्रमण के कारक भी बन सकते हैं। हमारे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या आवश्यक है, हम इन संक्रमणों से कैसे लड़ते हैं। हम जानेंगे कि कोई पौष्टिक भोजन, व्यायाम, औषधि को टीके हमें स्वच्छ रखने और संक्रमणों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, परंतु यह तो केवल एक आरंभ है। वर्तमान में विज्ञान हमारे जीवन को उन्नत बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम अपने जीवन को सरल बनाने हेतु अनेक प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। हम शीतकाल में स्वयं को गर्म रखने के लिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करते हैं, जबकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मोटरों एवं मशीनों के परिचालन में सहायता करता है। ये परिघटनाएं मौलिक बलों पर निर्भर करती है। अतः विद्युत के कार्य के निरीक्षण के पश्चात हम उन बलों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं को तीव्र, धीमा और अथवा दिशा को परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। बलों के विषय में समझने के पश्चात हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वायु में ऊपर उछलती हुई गेंद पुनः धरती पर क्यों गिरती है या ब्रेक लगाने पर कार क्यों रुक जाती है। हम अपने दाव के संबंध में विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है यह हमें दाव के संबंध में विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है कि किसी वस्तु पर बल कैसे वितरित होता है। बल एवं दाव की ये अवधारणाएं है कि वायु की गति को भी निर्धारित करती है। दाब में थोड़ा सा अंतर हल्की वायु का कारण बन सकता है, जबकि दाब का अधिक अंतर तेज हवाओं और कभी कभी चक्रवात का भी कारण बनता है। इस प्रकार ये बल झंझावातों और चक्रवातों जैसी मौसम संबंधी उग्र परिघटनाओं से संबंधित है जो हमारे दैनिक जीवन, कृषि और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। वायु कैसे दबाव डाल सकती है अथवा जल एक निश्चित तापमान पर क्यों उबलता है, इसे भली भांति समझने हेतु हम इन पदार्थों का आकार वर्धन कर यह देखना होगा कि वे किस प्रकार के कणों से निर्मित है। साथ ही समझना होगा कि वे किस प्रकार गति करते हैं। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से निर्मित है। ठोस वस्तुओं में ये कण अधिक गति नहीं कर सकते, जबकि गैस में ये मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। हमारे आसपास की वस्तुओं को वर्गीकृत करना विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम अपने आसपास के पदार्थों को तत्वों, यौगिकों यानी कि दो या दो से अधिक संयोजन तत्वों को यौगिक बोलते हैं, और मिश्रणों जैसे यानी कि ऐसे संयोजन जिन्हें भौतिक रूप से पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है में भी वर्गित कर सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं तो हम विलयन को समझ सकते हैं, जैसे चीनी चाय में किस प्रकार घुल जाती है और उसे मीठा कैसे बनाती है। कणों और मिश्रणों के संसार के पश्चात अब हम प्रकाश के संसार में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की किरणें समतल और गोलीय दर्पणों में
से कैसे परावर्तित होती है एवं लेंस से गुजरते समय मुड़ जाती है। इसके साथ ही हमें अपने आसपास की अनेक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझने में सहायता मिलती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यह बताता है कि जब हम किसी चमकदार धातु के चम्मच में कोई छवि देखते हैं तो क्या होता है, या संशोधक लेंस हमें स्पष्ट रूप से देखने में किस प्रकार सहायता करता है। केवल चमकदार दर्पण ही नहीं अपितु खुरदरी सतह भी प्रकाश को परावर्तित करती है एवं चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का कुछ अलग भाग चमकता दिखाई देता है, जैसे चंद्रमा की सुंदर कलाएं आकाश में दिखाई देती है। चंद्रमा की कलाओं के आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप मानव के लिए पहला काल दर्शक अथवा दिन दर्शिका यानी कि कैलेंडर बनाना संभव हुआ। सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्र चक्रों के ध्यानपूर्वक अवलोकन के संयोजन द्वारा विभिन्न दिन दर्शिका अस्तित्व में आए। क्या यह रोमांचक नहीं है कि पृथ्वी पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाले दिन दार्शनिक हमारे ग्रह से सुदूर स्थित पिंडों की गति से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए कि मात्र दिन दार्शिका अथवा सूर्य और चंद्रमा की गतियां ही परस्पर नहीं जुड़ी, यहाँ पृथ्वी पर सजीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अद्भुत एवं जटिल संबंधों के प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव सजीव जैसे छोटे कीट के से विशालकाय व्हेल तक, घास की पत्तियों से लेकर ऊंचे वृक्षों तक सभी वायु, जल, सूर्य के प्रकाश तथा अपने चारों ओर के अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और अनुक्रिया करते हैं। इस अनुक्रिया से हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाने वाले पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम सब अवधारणाओं को एक साथ रख सकते हैं, साथ ही यह समझने का प्रयास भी कर सकते हैं कि मात्र पृथ्वी ही जीवन के निर्वहन हेतु पूर्णतः उपयुक्त क्यों है। इतना ही नहीं, हम अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों को पहचान सकते हैं जो वर्तमान में हमारे ग्रह के समक्ष आ रही है। अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर है स्थित है, जहां जल द्रवावस्था में है एवं इसका वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों इसके तापमान में परिवर्तन का कारण बन सकती है, जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकते हैं और इसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। पृथ्वी की समस्या और इसके किसी भी संभावित समाधान दोनों के मूल में हम ही हैं। हम ही पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, परंतु ये हम ही है जिन्हें विज्ञान का उपयोग कर इन परिवर्तनों को समझना है कि इस दिशा में कार्य भी करना है। अवलोकन, मापन, प्रयोग जैसे इन वैज्ञानिक सिद्धांतों के मध्य स्तर हम हमारी यात्रा को मार्गदर्शित किया है। वही सिद्धांत हमें उस सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखने में सहायता करेंगे जिस पर जीवन निर्भर करता है। भावी चुनौतियां सदैव सरल नहीं होगी। हमें आशा है कि आप में से कुछ लोग जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शन बनाकर इस कठिन समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। आइए एक वैज्ञानिक की भांति सोचने में आपकी सहायता करने के लिए हम प्रथम पृष्ठ पर पूछे गए उस प्रश्न पर वापस चले कि पूरी की एक परत दूसरी से पतली क्यों होती है। सर्वप्रथम याद रखें कि विज्ञान सर्वत्र है। आपको साधारण प्रयोग करने के लिए किसी विशेष रूप से अभिकल्पित प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अवलोकन हेतु एवं प्रश्न पूछने के लिए घर की रसोई एक अद्भुत स्थान है। आपको केवल जिज्ञासा एवं ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन द्वारा यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या होता यदि। क्या आपने देखा है कि पूड़ी या भटूरा गर्म तेल में डालने पर कैसे फूल जाता है, या आंच पर डालने से रोटी गुब्बारे की भांति क्यों फूल जाती है। साथ ही एक परत दूसरी से पतली क्यों है। ये ऐसे प्रश्न है जो संभवतः एक वैज्ञानिक पूछ सकता है और आप भी। आइए देखिए कि हम इस साधारण दैनिक परिघटना की जांच एक वैज्ञानिक की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। वे कौन सी विधि विभिन्न स्थितियां हैं जो तले जाने पर पूरी के फूलने के तरीकों में
परिवर्तन कर सकती है? इसका उत्तर देने के लिए हम कुछ सरल प्रयोग करना चाहेंगे। इसके लिए हम दो मुख्य बातों का जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयोग करते समय हमें क्या क्या परिवर्तन या नियंत्रण नियंत्रित कर सकते हैं, और इन परिवर्तनों में अंतर देखने के लिए हम एक अवलोकन कर सकते हैं। हम क्या अवलोकन कर सकते हैं? इस स्थिति में हम संभवतः बेले हुए आटे की मोटाई और आम माप बदलने के विषय में विचार कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के आटे एवं मैदा इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। पूरी तलते समय हम गर्म तेल का तापमान भी परिवर्तित कर सकते हैं, अथवा बेले हुए आटे को अलग अलग तरीकों से तेल में डालने का प्रयास कर सकते हैं। इसे लंबवत डालिए, इसे कोण पर डालिए, इसे धीरे धीरे डालिए। ध्यान दीजिए कि ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। तथापि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें ये भी विचार करना होगा कि क्या हम इन परिवर्तनों को देख या माप सकते हैं। इनमें से कुछ के उत्तर मात्र हाँ या नहीं हो सकते हैं, जबकि कुछ स्थिति में इसकी संख्या को मापा भी जा सकता है। हम जांच सकते हैं कि पूरी फूल रही है या नहीं, हाँ या नहीं, अथवा हम पूरी के फूलने में लगने वाले समय सेकंड को माप सकते हैं। हम जांच सकते हैं कि क्या बेली हुई मोटी पूरी में भी पतली परत होती है। ऐसे प्रयोग करते समय शेष स्थिति या सामान रखते हुए केवल एक स्थिति में परिवर्तन करना उचित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम खोलते हुए तेल, गर्म तेल और गर्म तेल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो समान मोटाई की पूरियां बेलिए और उन्हें एक ही प्रकार के तेल में डालिए, या किसी वरिष्ठ की उपस्थिति में ही करें, यानी कि अपने से बड़ों की उपस्थिति में करें। प्रयोग करते समय आप जो कुछ भी देखते हैं एवं अनुभव करते हैं उनको लिख कर रखना भी एक अच्छा विचार है। क्या तेल के छींटे पड़े, गंध आई या धुआं निकला? प्रयोग का एक चक्र पूरा करने के पश्चात आपके मन मस्तिष्क में और भी प्रश्न आ सकते हैं। क्या ताजा गूथे आटे से बनी हुई पूरी अधिक फूलती है या रखे हुए आटे से बनी हुई? यदि मैं पूरी तलने से पूर्व उसमें एक छेद कर दूं तो क्या होगा? सरल से लेकर जटिल तक सभी वैज्ञानिक प्रयोग इसी प्रकार से किए जाते हैं। क्रमबद्ध जांच की यही अवधारणा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी के फूलने का यह सामान्य अवलोकन भी वैज्ञानिकों द्वारा आज तक पूर्णतः समझा नहीं गया है। अतः यह पूरी का फूलना हो या पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा की कलाओं का घटना, विज्ञान के अन्वेषी संसार में आपके द्वारा ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन आपकी खोज को मार्गदर्शित करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था अन्वेषण का आनंद लीजिए, इसके अंदर यहाँ पे ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है।